बच्चों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक डिस्कस करूंगा, केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है। ये एक्चुअली जो टॉपिक है केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये क्लास 11th में चैप्टर है फोटोसिंथेसिस, उसका ये टॉपिक है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। काफी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ठीक है। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस को सबसे पहले दिया किसने था? तो उनका नाम मैं लिख दे रहा हूँ बेटा, पीटर डेनिस मिचेल। मिचेल डेनिस मिचेल, इन्होंने दिया था केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। ठीक है। तो केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है ये जानते हैं। केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें बताता है बेटा कि हाउ डज एटीपी फॉर्मेशन एटीपी फॉर्मेशन takes place takes place during light reaction of photosynthesis। ठीक है। ये सिग्निफिकेंस है इनके हाइपोथेसिस का। अब बेटा यहाँ पे हमें ये समझना है कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली ये लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन है क्या। जैसा आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा है इक्वेशन, CO2 प्लस H2O 6CO2 12H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में बेटा बनता है C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। ठीक है। ये इक्वेशन जितना लिखना आसान है बेटा, इस प्रोसेस को होने में उतना ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो ये जो ग्लूकोज का सिंथेसिस हो रहा है, दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो है वो दो पर्टिकुलर फेसेस में कवर होता है। फोटोसिंथेसिस बेसिकली occurs in two phases. One is the light reaction और दूसरा है डार्क रिएक्शन। दो फेसेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। लाइट रिएक्शन को हम लोग फोटोकेमिकल फेज के नाम से भी जानते हैं, फोटोकेमिकल फेज। और डार्क रिएक्शन को हम बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज। देखिए, ये जो दो फेसेस हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में दो पर्टिकुलर एसिमिलेटरी पावर्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा एटीपी, और दूसरा है NADP। ये दो एसिमिलेटरी पावर्स का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइट रिएक्शन। और डार्क रिएक्शन को चूंकि हम बायोसिंथेटिक फेज कह रहे हैं, तो इसमें प्रोडक्शन होता है बेटा एक्चुअली ग्लूकोज। ठीक है। तो अल्टीमेटली बेटा जो लाइट रिएक्शन है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लाइट, वेयर डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट। मतलब लाइट हो या ना हो, डार्क रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बस इस बात पे डिपेंड करता है कि जो एसिमिलेटरी पावर्स है एटीपी और NADP, ये दोनों है या नहीं है। ठीक है। तो बेसिकली अब केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस हमें यही बताएगा कि ये एक्चुअली एटीपी का फॉर्मेशन होता कैसे है लाइट रिएक्शन। अब इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। उससे पहले मैं आपको लोकेशन बता दूं एक बार। हम सभी जानते हैं बेटा कि ये जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट में होती है। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ थाइलाकॉइड्स। किससे बना होता है? थाइलाकॉइड्स। ठीक है। तो जो हमारा केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस है दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड। ठीक है। थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे होगा प्रोसेस केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस का। चलिए, अब इस चीज को समझने के लिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। ठीक है। तो ये है थैलाकॉइड।
थाइलाकॉइड बेसिकली सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। आप यहाँ पे जो डायग्राम में देख रहे हो, मैंने यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन बनाया है, बट इट इज एक्चुअली अ सिंगल मेम्ब्रेन। क्योंकि इस थैलाकॉइड के जो बाहर की सरफेस है, ये बाहर वाली सरफेस जो है बेटा, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड की ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन दैट इज फेसिंग टूवर्ड्स द स्ट्रोमा। क्योंकि बाहर का मीडियम क्या है, स्ट्रोमा है। तो जो मेम्ब्रेन का साइड इसके स्ट्रोमा को फेस कर रहा है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन। और जो थैलाकॉइड के अंदर ल्यूमेन की तरफ है, दैट इज इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली दिस आर द टू साइड्स ऑफ द थैलाकॉइड। बाहर की तरफ आउटर मेम्ब्रेन कहलाता है और अंदर की तरफ इनर मेम्ब्रेन कहलाता है। क्योंकि इस थैलाकॉइड के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, इसको हम ल्यूमेन कहते हैं। ठीक है। अब पूरी प्रोसेस को स्टार्ट होने के लिए हमें तीन बातों का ध्यान रखना होगा। एक, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसको हम वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। दिस इज रिफर टू एज वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन की बाहर की तरफ बेटा एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं NADP रिडक्टेस। और तीसरा, थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं जो दो पर्टिकुलर पॉइंट्स में बढ़ जाते हैं बेटा, दैट इज F0 एंड F1। F0 इज द टाइप ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन क्योंकि ये पूरी तरह से मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है। इंट्रिंसिक प्रोटीन। और F1, दिस इज द एक्सट्रिंसिक प्रोटीन क्योंकि बेटा ये मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होता है। ठीक है। ये तीन मेजर चीजें हो गई। इसी के साथ साथ इस थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन में एक सिस्टम ऑपरेट होता है जिसको हम बोलते हैं बेटा ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये ऑपरेट होगा इस पर्टिकुलर मेम्ब्रेन में। ठीक है। तो चलिए प्रोसेस को इनिशिएट किया जाए। अब जैसा कि बेटा मैंने बताया कि जब सनलाइट आएगा, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में जब लाइट आएगा बेटा, तो इट विल फर्स्ट एंटर थ्रू PS2। PS सेकेंड पे एंटर करेगा बेटा, दैट इज ऑल्सो रिफर टू एज P680। जब लाइट रिएक्शन सेंटर पे आएगा PS2 पे, तो PS2 चला जाएगा बेटा एक्साइटेड फेज में और ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। ठीक है। तो वंस द इलेक्ट्रॉन इज रिलीज, इसका एक प्राइमरी एक्सेप्टर होता है दैट इज फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इज द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो PS2 इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, फियोफाइटिन बेटा इसको कैप्चर कर लेगा। जब फियोफाइटिन इसको कैप्चर कर रहा है तो ये रिड्यूस हो गया। ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन को बेटा फियोफाइटिन लेकर के ऑक्सीडाइज हो जाएगा, यानी कि अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को फिर से रिलीज करेगा अपने लोअर लेवल पे, देगा किसको, प्लास्टोक्यूनोन को। ठीक है। लेकिन प्लास्टोक्यूनोन बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, इट इज जनरली अ प्रोटॉन कैरियर। ठीक है। आते हैं इस पॉइंट पे। इससे पहले देखिए, अब ये जब इलेक्ट्रॉन इस तरह से रिलीज करता रहेगा और फियोफाइटिन इसको कैप्चर करता रहेगा, तो ये भी चाहेगा कि ग्राउंड स्टेट में आए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे होने लगेगी डेफिशिएंसी। इस इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करता है वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे स्प्लिट होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर, क्योंकि ये भी सनलाइट के प्रेजेंस में हो रहा है। तो वाटर की जो स्प्लिटिंग हो रही है, इस वाटर के स्प्लिटिंग से बेटा हमें यहाँ पे मिलेगा हमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्लस 4 प्रोटॉन्स प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ O2। ठीक है।
इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे बेटा कहाँ पे, रिएक्शन सेंटर पे, ताकि उसके इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर सके। प्रोटॉन्स जो है बेटा वो ल्यूमेन में बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि प्रोटॉन्स का जो कंसंट्रेशन है वो ल्यूमेन में इंक्रीज करेगा ड्यू टू स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे जैसे स्प्लिट करेंगे यहाँ पे कंसंट्रेशन H प्लस का बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो प्लास्टोक्यूनोन है बेटा, इट इज नॉट एन इलेक्ट्रॉन कैरियर बट इट इज अ प्रोटॉन कैरियर। ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, प्रोटॉन कैरियर है। तो ये करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन को पकड़ के सीधे किसको दे देगा, प्लास्टोसाइनिन को दे देगा, और खुद क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन के नीचे आने से जो एनर्जी रिलीज हो रही है, यानी कि हायर कंसंट्रेशन से जब लोअर की तरफ जा रहा है, तो जो एनर्जी यहाँ पे रिलीज हो रही है, इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करेगा और स्ट्रोमा में प्रेजेंट H प्लस को कैप्चर करेगा और देगा बेटा किसको, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को देगा और इसी के थ्रू प्रोटॉन को ले आएगा ल्यूमेन के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली अब होगा क्या कि जो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है ल्यूमेन में, वो दो वजह से हो रहा है। एक तो वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग से, और दूसरा ये जो प्लास्टोक्यूनोन है जो प्रोटॉन कैरियर है, ये करेगा क्या कि बेटा ये प्रोटॉन को स्ट्रोमा से खींच करके साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होते हुए लेके आएगा कहाँ पे, ल्यूमेन ऑफ द थैलेमोइड। तो H प्लस का कंसंट्रेशन यहाँ भी बढ़ रहा है। ठीक है, अब होगा क्या बेटा कि जब H प्लस का कंसंट्रेशन ल्यूमेन में बढ़ने लगेगा तो स्ट्रोमा में डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, स्ट्रोमा में H प्लस आयर का कंसंट्रेशन घट रहा है इसका, और ल्यूमेन ऑफ थैलेमोइड में बेटा प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बेसिकली दोनों के बीच में प्रोटॉन का जो कंसंट्रेशन है वो डिस्टर्ब हो रहा है, तो ल्यूमेन के अंदर डेवलप करेगा इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या डेवलप करेगा, इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और जब इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डेवलप होगा तो प्रोटॉन चाहेगा कि वो कहाँ वापस आ जाए, स्ट्रोमा। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेसिक कंडीशन है आपको ये समझना बेटा कि H प्लस के कंसेंट्रेशन के बढ़ने की वजह से जो ल्यूमेन का पीएच है, ये पीएच भी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी कि एसिडिक हो जाएगा। इट विल बिकम मोर एसिडिक। पीएच लो होगा तो ये एसिडिक हो जाएगा। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट को नॉर्मलाइज करने के लिए अब प्रोटॉन को ले आएगा कहाँ पे, बाहर, स्ट्रोमा की तरफ। ठीक है, तो अब यहां से बेटा जो प्रोटॉन्स हैं ये जनरली इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, दे आर इम्परमिएबल। ठीक है, तो इनको जरूरत पड़ती है कुछ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो चैनलाइज करते हैं और इन पर्टिकुलर प्रोटॉन्स को ले आएंगे बाहर स्ट्रोमा में। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं बेटा। देखिए, तो अब क्या होगा बेटा कि जब ये H प्लस हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी स्टेट आएगा इन ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के थ्रू, तो अगेन इट इज गोइंग टू एमिट एनर्जी। ये क्या रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। F1 प्रोटीन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, इसके पास एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है दैट इज एटीपीएस। ये एनर्जी को यूटिलाइज करता है एटीपीएस, और करता है क्या, स्ट्रोमा में प्रेजेंट एडीपी को इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ जोड़ देता है, और जोड़ करके क्या बना देता है, एटीपी मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एटीपी बन गया, H प्लस जो है वो बाहर आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से क्या करेगा, H प्लस को बाहर ले आएगा, यानी कि स्ट्रोमा में, और तब तक लाएगा जब तक इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है ना स्टेबलाइज नहीं हो जाता। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए आगे की प्रोसेस पे चलते हैं।
अब साइटोक्रोम B6 कॉम्प्लेक्स में तो प्रोटॉन को ले आया अंदर। अभी जो प्लास्टोसाइनिन है, प्लास्टोसाइनिन क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है तो ये भी क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। ये अपने आप को ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। अब ये इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा दूसरे रिएक्शन सेंटर पे, दैट इज P700 या PS1। ये इलेक्ट्रॉन को लेगा, ये भी जाएगा बेटा एक्साइटेड फेज में, अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन को ये भी रिलीज करेगा। इस इलेक्ट्रॉन का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है दैट इज आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन अपने आप को ग्राउंड स्टेट में लाने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। किसको देगा, फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन भी वही काम करेगा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, NADP मॉलिक्यूल को देगा बेटा। अब NADP मॉलिक्यूल का जब फॉर्मेशन होगा तो NADP रिडक्टेज विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटॉन मॉलिक्यूल H+ के सहायता से बेटा क्या करेगा, इस NADP को रिड्यूस करा देगा NADP plus H+। ठीक है, now this is how the second one is second assimilating power has been formed, that is NADPH मॉलिक्यूल जो बन गया। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो मेजर सिग्निफिकेंस था इस थ्योरी का दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ ATP मॉलिक्यूल, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ATP हैज बीन फॉर्म। आते हैं पीछे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में दो एसिमिलेटरी पावर्स का फॉर्मेशन होता है, ATP और NADP। ठीक है, दिस टू एसिमिलेटरी पावर्स आर नाउ रेडी टू एंटर द डार्क रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब इनकी मदद से बेटा बायोसिंथेटिक फेज में C3 साइकिल ऑपरेट होगी और उस C3 साइकिल के ऑपरेट होने से बेटा क्या बनेगा, ग्लूकोज। ठीक है, तो बेसिकली जो आपने देखा बेटा कि यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ATP का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा लाइट के प्रेजेंस में, तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन, इट इज रिफर्ड टू एज फोटोफॉस्फोराइलेशन। ठीक है, अब चूंकि बेटा ये प्लांट का मैटर था तो प्लांट के केस में ATP का जो फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड इट इज आल्सो टेकिंग प्लेस इन द क्लोरोप्लास्ट। इफ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स के केस में क्या होता है बेटा कि वे आर ओनली डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स फॉर आवर फूड। तो बेटा जो प्लांट से हम फूड ले रहे हैं दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, इससे हमें क्या बनाना है, ATP। ठीक है, तो जो प्रोसेस प्लांट के केस में क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी वही एनिमल्स के बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में एक ऑर्गेनेल मैंने बताया थैलाकोइड, थैलाकोइड के ल्यूमेन में इस पर्टिकुलर प्रोसेस का फॉर्मेशन हो रहा है। एनिमल्स के केस में बेटा माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में होता है, इनर मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पे ATP का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो ह्यूमंस के केस में या जो एनिमल्स के केस में ATP का फॉर्मेशन होता है दैट इज ऑल्सो इन द माइटोकॉन्ड्रिया। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा it is referred to as oxidative phosphorylation. It is termed as oxidative photophosphorylation. ठीक है, तो बाकी इसके पहले का जो टॉपिक है, इसके टॉपिक को हम और भी डिस्कस करेंगे इसके बाद। तब तक के लिए आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। थैंक यू।